सूर्य प्रकाश मिश्रा। सारे बोर्ड के बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि बोर्ड परीक्षा में सर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे मुझे देना है, कैसे क्या करना है। आप लोग तनी परेशान ना हो जाइए, कुछ परेशान मत होइए। देखिए हम बता दे रहे हैं कि ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। बोर्ड के लिए जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं कि अंग्रेजी पेपर मेरा सर कैसे जाएगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये जान लीजिए कि पहले मेरा परिचय जान लो। मैं सूर्य प्रकाश मिश्रा और आप सभी लोगों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को देखिए और भरसक इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। और जो बच्चे घर बैठे हैं, जो पढ़ाई से संबंधित परेशान हैं, जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, आप मेरे चैनल पर आकर के हर चीज़ जानने का प्रयास करिएगा और मैं बेहतरीन तरीके से हर चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात क्या है कि मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और मेरा यूट्यूब सबके पास जाएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल बच्चों के लिए है जो ज़्यादातर जैसे कभी कहते हैं सर मुझे पढ़ाया था और मुझे समझ नहीं आता, और टीचर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और मेरे समझ नहीं आता सर। आप तनिक भी ना परेशान होइए सर, आप एकदम हैप्पी रहिए और मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उस चीज़ पे फोकस करिए और मैं आपको बहुत नॉर्मल तरीके से हर चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। जैसे अभी है एक सिंपल सी बात है, अंग्रेजी के पेपर की बात होती है। अंग्रेजी में आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्या पढ़ना ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चों को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए, थोड़ा सा आज बेसिक तौर पे जान लीजिए पहले, और कल से मेरा एक एक वीडियो आपके पास जाएगा और आप एक एक वीडियो जो बहुत अच्छे से आप जो है देखिएगा और एक एक टॉपिक पे जाएगा, उसको आप पढ़िए घर बैठ कर के और उसको आप जैसे मैं बताऊँ वैसे ही पढ़िएगा। मैं इतना आपको अच्छे से क्या बताऊँ, कैसे कहूँ, लेकिन हाँ मैं कह दे रहा हूँ कि इतना अच्छे से आपको बता दूँगा कि जिससे आप उसको बोर्ड में आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहली चीज़ तो पेपर की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले आप अपनी किताब को उठाएंगे, अंग्रेजी किताब उठाइए और अंग्रेजी किताब में आप देखिए होंगे लिटरेचर होता है, जो प्रोज और पोट्री की बात होती है। प्रोज में क्या आता है, जैसे प्रोज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपको कोई भी एक कहानी आ जाती है, कोई हिस्ट्री आ जाती है। जिस हिस्ट्री को आपको पढ़ करके जो है कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें आपको जवाब देना पड़ता है। आपको उसी हिस्ट्री, उसी कहानी को पढ़ करके दिए गए क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। हाँ एक बात रहे बेटा, बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा, किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें पहला क्वेश्चन रहता है रेफरेंस। आपसे रेफरेंस ज़रूर पूछेगा। रेफरेंस तो कुछ बच्चे कहते हैं इसका जवाब क्या होता है, उसमें दिया रहता है जैसे कि मतलब कि किस पार्ट से लिया गया, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, चाहे वो प्रोज से हो चाहे पोइट्री से हो, लेकिन दोनों से पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, अन्य प्रोज के राइटर कौन है और उसके पोइट के मतलब कि आथर कौन है, दोनों के विषय पूछेगा। तो आप घबराइएगा मत, जैसे आप लिखते हो, जैसे आप रेफरेंस लिखते हो, दिस लाइन्स हैड बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डॉट 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 पे आप अपने पार्ट का नाम डालिएगा। और अगर वो प्रोज है तो आप रिटेन लिखिएगा, अगर पोइट्री है तो आप कंपोज डालिएगा और उसके बाद जो है राइटर का नाम लिखिएगा। पहला क्वेश्चन इस पे आता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, बहुत अच्छे से आप जो है गिवन द अपनी सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिए। मैंने क्या कहा था, हर बच्चों के पास पहले फोकस किया था कि अगर बच्चा इंटर फाइनल ईयर में है तो उसको ये जानना ज़रूरी होता है कि आपको एक पार्ट से 5 पार्ट तक, लेसन 1 से लेसन 5 तक आप एकदम मेंटेन तैयार कर लीजिए। जो आपको पोएम में दिया बताया गया है, मैंने सेंट्रल आइडिया लिखाया भी है, 1 से 5 पार्ट तक आप सेंट्रल आइडिया अगर आप मेंटेन करेंगे तो उसमें से एक जरूर आएगा, 100% आएगा एक सेंट्रल आइडिया। और मैं जितने बच्चों को भी पढ़ाया था या पढ़ा के आया हूँ किसी जगह पर बताया था उस चीज़ को, आप सेंट्रल आइडिया ऐसे फोकस कर लीजिएगा, इस पर ये चीज़ आएगा, उसको आप फोकस कर लीजिएगा। सप्लीमेंट्री एक चैप्टर होता है इंटर में, कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री बहुत कम ध्यान देते हैं कि सप्लीमेंट्री क्या चीज़ है। नहीं, इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री। हो सकता है कोई हिस्ट्री आपकी सप्लीमेंट्री से आ जाए और सप्लीमेंट्री में आपको कोई हिस्ट्री देते हैं, उसके नीचे कोई क्वेश्चन देते हैं, कोई बच्चे कहते हैं कि सर ने पोइट्री बताया था। नहीं, आप तीनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन आएगा उस पर क्या करना है आपको, सप्लीमेंट्री में से आप हिस्ट्री पढ़िएगा और ये ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री किस मतलब किस पार्ट से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, उससे संबंधित आपको रेफरेंस लिखना आना चाहिए। रेफरेंस तो पहले जरूर पूछेगा, उसके बाद से जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके विषय में आपको जवाब देना। हाँ ये क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसा आता है कभी कभी कुछ वर्ड मीनिंग टाइप का दिया रहता है जिसका मीन्स लिखना पड़ता है। कोई बच्चे कहते हैं सर ये क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो जो वर्ड दिया जाता है उसका मीन्स आपको लिखना पड़ेगा। इसका जैसे उसका कोई एक सेकंड वर्ड ऐसा रखिए जो उसी के समान अर्थ रखता हो, उससे संबंधित आपसे पूछेगा क्वेश्चन जिसको आपको पूर्णतः लिखना है। तीसरी बात होती है क्या, अबाउट कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चन आते हैं अंग्रेजी में, विकल्पी क्वेश्चन आते हैं। विकल्पी क्वेश्चन में देखिए 3 चीज़ आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान देना है
आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम तैयार होना चाहिए। 1 से 5 पाठ तक का नाम प्रोज से, 1 से 5 पाठ तक का नाम पोएट्री से और 1 से 5 पाठ तक का नाम सप्लीमेंट्री से आपको मेंटेन होना चाहिए। जिससे ये तैयार रहेगा तो आपको विकल्पी में से कोई भी अगर पैराग्राफ दिया रहेगा उस लिए अबाउट द राइटर नेम अगर आपसे पूछेगा किसी लेखक का नाम आप चूज़ करिए इस ऑप्शन में कौन सा है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप आराम से उस चीज़ को चूज़ कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात क्या होती है, और दूसरी चीज़ क्या पूछेगा आपसे कि किस राइटर ने कितने बुक लिखा है। किसी बुक का नाम पूछेगा, इस बुक को जो है मतलब किस राइटर ने लिखा है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आपको टिक करना पड़ेगा। तीसरी बात क्या पूछ सकता है, किसी राइटर के जन्म यानी बर्थ एंड डेथ के विषय में पूछेगा, किसका जन्म कब हुआ था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, इससे संबंधित पूछेगा आपसे। चौथा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, किसी राइटर के प्लेस का नाम, ये राइटर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से मतलब ये है। तो ऐसे ही वैकल्पिक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं आपके चारों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। पांचवी बात आती है, पांचवी चीज़ क्या आती है, बेनिंदा पांचवा क्वेश्चन आपका जो आता है वो ये आता है कि हमें इस बात का ध्यान देना है कि सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे हमारा सेंट्रल आइडिया हो गया, ये हो गया, उसके बाद प्रोज से, पोइट्री से और सप्लीमेंट्री से कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं जिसको आपको मेंटेन करना है। आपको प्रोज से पोइट्री से जो आपके 60 क्वेश्चन पूछते हैं, 60 में से 2 क्वेश्चन करना है, लॉन्ग में से 1 क्वेश्चन करने के लिए आता है। लेकिन ध्यान रहे बेटा कि आप जो है प्रोज भी अच्छे से पढ़ लीजिए, पोइट्री भी अच्छे से पढ़ लेंगे, 1 से 5 चैप्टर तक प्रोज आपका तैयार होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में भी आपका 1 से 3 चैप्टर तक तैयार होना चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आप आराम से जो है किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मुश्किल से आप 3 चैप्टर तक क्यों सप्लीमेंट्री पढ़िएगा, आपको ये मैं गारंटी लेता हूँ कि उसमें से आपका जो क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चौथी बात क्या होती है कि आप कहते हैं कि क्या मुझे सर आगे देखना है, मतलब 3 क्वेश्चन हो जाता है, पीस आपसे पूछता है। मीन्स के लिए आपका आप कुछ बच्चे टेंस पढ़ते हैं, कुछ टीचर टेंस पढ़ाते हैं, मैंने देखा है टेंस को पढ़ाने का तरीका। देखो बेटा टेंस पे डिपेंड ना रहो। टेंस में कोई बच्चा कहता है चलिए सर मुझे ये पहचान पता है, ता है, ती है, रहा है, चुका है और ये सब पता है, तो केवल आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि टेंस में प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, पास्ट की पहचान क्या होती है, फ्यूचर की पहचान क्या होती है, कौन सी। अब आप कोई भी वाक्य अगर आपसे बोला जाएगा, उस वाक्य का मतलब ये होता है कि ये वाक्य वर्तमान स्थिति में है कि भूत की स्थिति में है कि भविष्य की स्थिति में है, इसको जान करके तो आप अनुवाद करेंगे। अब ऐसे नहीं है कि हमने एक चीज़ पढ़ लिया। कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पहचान के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। हम पढ़े हैं ता है, ती है, हम पढ़े हैं रहा है, चुका है, ली और सब पढ़े हैं, लेकिन हम इन सबसे नहीं हट के पूछ लेता है। उसमें हमारा क्या दिमाग काम करता है कि टेंस में हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी बातें वर्तमान स्थिति में है, कौन सी बातें भूत की स्थिति में है, कौन सी बातें भविष्य की स्थिति में है, हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। और जब मुझे ये पूर्ण रूप से पता होगा, और हमने आपको सारे बच्चों को जब पढ़ाता हूँ देखिए बताता हूँ, आप एक 60 की याद कर लो, वी हैव डू। वी हैव डू का मतलब होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, और हैव का मतलब होता है हैज़, हैव, हैड, और डू का मतलब होता है डू, डज, डिड। ये आपको हेल्पिंग वर्ब पता हो, उस तरीके से आप किसी पीस को आराम से करते हैं। आप एक टेंस पढ़िए बेटा, एक टेंस के 5 नियम होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। अगर कोई टीचर आपको अच्छे से पढ़ाए तो आपको पता हो कि एक टेंस के अगर आप 5 पीस बनाते हैं तो कम से कम आपके 60 पीस तैयार होते हैं। तो हमारे आशा करते हैं अगर आप कोई टीचर हर दिन बताए, एक एक पीस अगर आपको बताए, तो शायद आपके 60 पीस अगर तैयार होते हैं तो आपको परीक्षा में जो पीस आता है बड़ी आसानी से आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी साल में पेपर लिखनी जरूरत पड़ेगी। मैं कहता हूँ, इतना गारंटी लेता हूँ, किसी को विद्या क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच, इंटर के बच्चे का ध्यान दें, फिगर ऑफ स्पीच जरूर पढ़िएगा सर। एक तो पूछेगा, चाहे सिमली पूछेगा, चाहे मेटाफोर पूछेगा, चाहे ऑक्सीमोरन पूछेगा, चाहे ओनोमाटोपोइया पूछेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिमली और मेटाफोर। इसके बाद अभी तो हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, अभी हम सबको बताएंगे हर चीज़ को, मैं एक एक टॉपिक हम भेजेंगे वीडियो बना करके। इसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट पर ध्यान दे लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है जिसको आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे क्या होता है, करेक्ट क्या। कोई वाक्य देखिए इनकरेक्ट स्थिति में, देखिए किसी वाक्य को इनकरेक्ट स्थिति में अगर दिया गया है तो हम उसको कैसे जानेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे। इनकरेक्ट अगर दिया गया है तो सबसे पहले जान लीजिए कि उसको करेक्ट करने के लिए हम पहले वाक्य की पोजीशन को जानते हैं। आप जानते हैं, आप पढ़ते भी हैं क्या कि वाक्य जब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर इस रूप में दिया गया है तो वही एक सेंटेंस होता है, एक सही श्रृंखला में होता है। और इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, सभी वाक्य जो होते हैं अलग अलग रूप में दिए रहते हैं। कहीं हेल्पिंग वर्ब है,
है, सब्जेक्ट कहीं और है, ऑब्जेक्ट कहीं और है, वर्ब कहीं और है। तो एक तो पहले हम इसकी पहचान करते हैं, सबको जो है एक तरफ से पहले सेट करते हैं वाक्य में। दूसरी बात, कभी-कभी वर्ब जो है थोड़ा अलग दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब तो मिल गया, वर्ब जो है अलग दिया। जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब मिला, ईज़ एम आर मिला, तो आपको पता हो कि एम आर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगते हैं। लगा कुछ और है उसमें, हम उसको सही करते हैं पहले। तो इसलिए हम ये बेहतरीन तरीके, जो बच्चा टेंस के विषय में बेहतरीन तरीके से जानता है, वह उस चीज़ को सेट कर ले जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो टेंस के विषय में नहीं जान पा रहा है, वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। और चौथी अगली बात क्या होती है, इनकरेक्ट और करेक्ट के विषय में अभी हम आपको वाक्यांश बताएंगे बोर्ड पर, कैसे कैसे बनते हैं वाक्य। आप आराम से बेटा देख देख के आराम से कर ले जाओ। चौथी बात क्या होती है, प्रीपोजिशन। इंटर्न प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन, एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, राइटिंग चूज ऑफ द प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन को चूज करिए। प्रीपोजिशन में आप कैसे ढूंढेंगे, प्रीपोजिशन में सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसमें से केवल क्या टिक करना है, क्या जानना है कि इसमें प्रीपोजिशन कहाँ छिपा हुआ है। वहीं पे आपको अंडरलाइन करके बस बता देना है कहाँ यहाँ प्रीपोजिशन है, बस वहीं आपको टिक, वही आपको जवाब। कुछ बच्चे परीक्षा में आता है प्रीपोजिशन नहीं जान पाते हैं, तो कहते हैं सर क्या जवाब दें। आप पढ़े होंगे इन, इनटू, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ये सभी हमारे प्रीपोजिशन है जो आप देते होंगे। इन, इनटू, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम जो हमारी एग्जाम्पल है, छोटी एक बेसिकली बता दे रहा हूँ, अभी और भी चीज़ें हैं इसमें। ये अगर किसी वाक्य के बीच में लगे तो हमारी प्रीपोजिशन की पहचान होती है। अच्छा, अगली बात क्या होती है, इसके अलावा हमको नरेशन बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। नरेशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमको नरेशन का के विषय में क्या होता है, इस नरेशन में नरेशन कितने प्रकार होते हैं। नरेशन के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन होते हैं। डायरेक्ट की विशेषता क्या होती है, जो प्रत्यक्ष होते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो होता है, जो बातें जो है वक्ता द्वारा कही जाएगा उसको हम उसी रूप में लेंगे तो प्रत्यक्ष है। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो बातें वक्ता द्वारा कही जाए उसको थोड़ा आप बदल के लिख दो तो इनडायरेक्ट हो जाता है। पहले तो बच्चों को हम सिंपल तरीके से बताएंगे कि हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बदलते कैसे हैं। जैसे कोई बच्चे कहते हैं सर हाँ मुझे इतना पता है इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट का प्रयोग होता है। सर मुझे पता है कि सेज को हटा करके हम किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते। सेज टू है तो टेल का प्रयोग करते हैं, और सेड टू है तो हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं, सेड है तो हम आस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन नरेशन एक चीज़ बहुत डिपेंड रहता है। और आप जानते हैं नरेशन के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा, तीसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कुछ बातें होती है। पहली चीज़ क्या होती है, टेंस परिवर्तन। आप जानते हैं नरेशन बनाने के लिए 8 टेंस का प्रयोग जो होता है उसमें हम 8 टेंस का चेंजिंग भी करते हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। ये आपको प्रत्येक टेंस का नाम बता देंगे। टेंस का नाम क्या क्या होता है जो चेंजिंग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारे 8 टेंस ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है कि नरेशन की एक बड़ी अच्छी बात होती है, आप देख सुने भी होंगे कि जैसे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही, अदर में थोड़ा सा चेंजिंग होता है नरेशन में। जब इंट्रोगेटिव में देखे होंगे अदर का वाक्य आता है, जैसे टुडे आ जाता है, टुमारो आता है, स्टरडे आता है, इन सब में हम आ जाते हैं, आफ्टर आता है, या कहते हैं कि जैसे है कि एवरीडे आ गया। ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम कि टुडे को हटा करके दैट डे का प्रयोग करते हैं, टुमारो को हटा करके हम क्या करते हैं, टुमारो को हटा करके हम द नेक्स्ट डे का प्रयोग करते हैं, स्टरडे को हटा करके द प्रीवियस डे का प्रयोग करते हैं, अगर डे दिया है तो नाइट का प्रयोग करते हैं, अगर आफ्टर दिया है तो बिफोर का प्रयोग करते हैं, अगर एवरी डे दिया है तो एवरी नाइट का प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन नरेशन की विशेषता बहुत ज़रूरी होती है। कितने बच्चे नरेशन सही करके आते हैं मगर गलत हो जाता है, कैसे आपको पता होना चाहिए। इस बात को आप विशेष जानिए, क्या पता होना चाहिए कि नरेशन में एक विशेषता ये होती है कि नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में परिवर्तन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट अगर जो है मैस्कुलिन जेंडर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी मैस्कुलिन जेंडर में होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट अगर जो है फेमिनिन जेंडर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी फेमिनिन जेंडर में होगा। यानी हमें रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में परिवर्तन करना होता है। ये नरेशन की सबसे मुख्य विशेषता होती है। और ये सभी लोग, सारे बच्चे नहीं जान पाते क्योंकि टीचर उनको बता नहीं पाते, और बच्चे अपने मन से जो है वही डायरेक्ट का प्रयोग ये सब करके चले जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जानते रहिए कि इन्वर्टेड कॉमा में आप इफ़ और विदर का प्रयोग करते हैं। शेष वाक्य तो वैसे रहेंगे। अगर वाक्य के पहले वाट दिया है, रिपोर्टेड स्पीच के पहले अगर वाट लगा है, सब्जेक्ट के पहले वाट लगा है तो वाट में कोई परिवर्तन नहीं करते। सब्जेक्ट को आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में आप टेंस परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन करते हैं, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है, और अदर में जो आपका दिया गया अगर टुडे दिया है तो आप क्या करते हैं कि दैट डे का प्रयोग करते हैं।
ये तो हमारे नरेशन का बेसिक जानकारी हुई। अब आते हैं हम धीरे से वॉइस पे आते हैं। वॉइस के दो प्रारूप होते हैं, पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है, वॉइस की विशेषता आप जानते हैं। वॉइस का मतलब होता है क्या, वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, कर्तव्य वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्म वॉइस। कर्तव्य वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, कर्म वॉइस में कर्म प्रधान होता है। अब इसमें एक चीज़ हम अक्सर बच्चों को बताया जाता है क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखिए, और इसमें क्रिया की कोई अवस्था दी रहती है, लेकिन आपको क्या करना है, क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करना है। और यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पैसिव वाई में बदलें तो हम बीइंग का प्रयोग करें। अगर हमारा परफेक्ट टेंस दिया है तो हम सहायक क्रिया के साथ क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। और सारी बातें हैं, टेंस परिवर्तन भी इसमें आता है। और कुछ वाक्य ऐसे आते हैं, जैसे कभी कुछ बच्चा कर दिया, सब पूछ लिया है आज ओपन द डोर पेपर में। ओपन द डोर का दो चीज़ें आती हैं, एक तो बात क्या होती है, कुछ बच्चे लिख देते हैं द डोर बी ओपन, लिख के आए पेपर में और गलत हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है, लेड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, लेड का प्रयोग। आप उसका पैसिव वॉइस कैसे होता है, लेट द डोर बी ओपन होता है। तो हम बच्चों से कहते हैं बेटा देखो घबराओ मत, तुम्हारा पहला भी सही था, ये भी सही है, बट क्या है कि हमको नरेशन में सॉरी वॉइस में लेड का प्रयोग भी सिखाया जाता है, इसलिए हमको वॉइस में ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप जो पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, आपको पता होना चाहिए सिंपल तरीके का, ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार के, एक करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है इनकरेक्ट। अब टीचर लोग कहते हैं यार ये कहाँ से बना, तो करेक्ट में क्या होता है, आप देखे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में टू दिया रहता है, टी ओ, और एक टी डबल ओ दिया रहता है। एक टू को हटा करके हम सो का प्रयोग करते हैं और एक टू को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी इनकरेक्ट में दिया रहता है, कभी ट्रांसफॉर्मेशन आपको चेंजिंग मिला रहता है, परीक्षा में आ जाता है चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, तो उसको हमको क्या करना है, सही रूप में लिखना पड़ता है, करेक्ट रूप में लिखना पड़ता है, जिसमें सो और दैट दिया रहता है, और फिर हम जब करेक्ट में जाते हैं तो टू और टू का प्रयोग करते हैं। तो वो वही बच्चा कर सकता है जो खूब अच्छे से ग्रामर को बीकेम टू एकदम बढ़िया से स्टडी किया हो, बढ़िया से उसकी उम्दा परफॉर्मेंस हो और क्लास में पढ़ा हो और ये जानकारी हो कहाँ से मुझे पता है मैं कर ले जाऊँ। चौथी बात क्या होती है, सिंथेसिस की बात है। सिंथेसिस दो तरीके के होते हैं, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल सिंथेसिस क्या होती है, सिंपल वैसे कहते हैं, अभी जैसे हमने कहा ही सा ए स्नेक, ही फियर अवे। तो आप जब सिंथेसिस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, मैंने एक बार पीछे कुछ बच्चों को जिरंड पढ़ाया था। जिरंड में आप पढ़े होंगे आईएनजी का प्रयोग होता है। तो लोग कहते हैं सर इसका मिलता है, इसका एग्जाम्पल हमको कहाँ मिलेगा सर, कहाँ हम समझ पाएंगे। हम कहते बेटा जब आप सिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको सिर्फ जिरंड मिलेगा, क्योंकि जिरंड में क्या होता है, आईएनजी लगते हैं। तो ही सा स्नेक, ही फियर अवे, इसका क्या होता है कि सीइंग द स्नेक ही फियर अवे, सीइंग ए स्नेक ए फियर अवे। तो हम इसको ऐसे, और कॉम्प्लेक्स में आप जब चलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कॉम्प्लेक्स में सिंथेसिस चेंज करने के लिए क्या था, बट का प्रयोग, बिकाम का प्रयोग, बिकेम का प्रयोग, एंड का प्रयोग, एंड अदर भी टू, जो हमारे वाक्यांश होते हैं उसको यूज आप करने के लिए सेंटेंस में आता है। और तीसरी बात पढ़ लीजिएगा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छे से आप मेंटेन दोहरा लीजिएगा। इसमें से तो बहुत अच्छे से पूछता है कि किसी वाक्य को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, कंपाउंड बदलना है। तो जब बच्चे कहते हैं सर हमारे टीचर तो सब बता रहे थे वैसा हम नहीं है, अरे क्यों नहीं है, टीचर जब अच्छे से बताएंगे तब तो होगा। अच्छा, टीचर विशेषता क्या होती है, जो किताबों में लिखे रहते हैं उसको पढ़ के बता देते हैं, बच्चों को समझाने का प्रयास नहीं करते। हमें तो ये भी ध्यान देना है कि अगर बच्चे कक्षा में काफ़ी बच्चे बैठे हैं तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि जानकार नहीं होते। जो जानकार बच्चे नहीं होंगे हमें उनको भी समझाने का प्रयास करना चाहिए। अरे भाई हम कहते हैं, अगर हम बीएड करते हैं, बीएड में एक चीज़ होती है क्या कि बच्चों के आईक्यू लेवल को देख करके हमें पढ़ाना सीखना चाहिए। हमारे कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते, कुछ नहीं अच्छे होते, तो क्या हम जो बच्चे अच्छे नहीं हैं तो क्या उन पर हम ध्यान न दें? नहीं, हमारी विशेषता, एक शिक्षक की विशेषता क्या होती है कि जो बच्चे हमारे अच्छे नहीं हैं आप उन पर भी ध्यान दीजिए, उनको भी मेंटेन करिए, उनको भी बताइए कि भैया आप इसको सीखिए, और उनसे पहले तो ये समझने का प्रयास करिए कि किस पद्धति से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो जिस पद्धति से सीखने का प्रयास करें आप उनको उसी पद्धति से पढ़ाने का प्रयास करिए, और सभी बच्चों को एक समान रूप से, जैसे जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं श्रेणी में उनको मिला के रख दीजिए। तो ये टीचर की यही विशेषता होती है। वो टीचर अभी तो अच्छा कहा जाएगा, लेकिन ये किसी टीचर के अंदर ये गुणवत्ता नहीं होती, क्योंकि वो गुणवान होता है
लेकिन वो गुणवान बनने के साथ साथ अपनी गुणवत्ता को दिखाने का प्रयास नहीं करता, इसलिए गुणवान नहीं कहा जाता। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस में हम आ गए सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। ये बहुत बेहतरीन तरीके से आता है और आपको इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और डिग्री आपसे पूछती है, डिग्री बहुत अच्छे से, जैसे डिग्री 3 प्रकार की होती है। सब कहते हैं सर कौन कौन सी होती है? पहली होती है सिंपल, जैसे पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। आप पिछली कक्षाओं में जब पहले हम लोग पढ़ते थे तब लोग सिखाया होता था सर डिग्री में कैसे कैसे यूज आप करना है। तो डिग्री में देखे होंगे जो पॉजिटिव डिग्री होती है एकदम सेंटेंस में सिंपल अवस्था में दिया रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम जब कंपैरेटिव में जाते हैं तो आप देखे होंगे वर्ब के साथ ER का प्रयोग रहता है। कैसे? लोग कहेंगे सर कैसे? जैसे राम इज ग्रेटर देन श्याम, राम इज ग्रेटर देन श्याम, आप एग्जाम्पल दे के समझ जाओ। और जब सुपरलेटिव में जाते हैं तो आप देखिए वर्ब के साथ EST लगा होता है। यही पहचान होती है डिग्री की। कभी कभी आपसे पूछ लिया राइट इन चूज फॉर द डिग्री, आप कैसे चूज़ करेंगे, इसमें कौन सी डिग्री दिया गया है, कैसे आप जानेंगे? तो जानने के लिए आपको तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव में है। अच्छा, तीसरी बात क्या अगली बात क्या होती है? हमें इन्फिनिटिव जानना चाहिए। इन्फिनिटिव आप पढ़े होंगे, आप शायद पिछली कक्षा में बताया भी गया होगा, नहीं पढ़े जान लीजिए सर। इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग होता है। जहाँ पर किसी भी वाक्य के बीच में टू दिया हो, टू लगा हो, तो समझ जाइएगा कि देखिए अभी आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में आप अक्सर बताया होता है कि पहले बच्चों को ये जानना कि बच्चे कहते हैं सर वाक्य और शब्द में क्या अंतर होता है। शब्द का मतलब होता है जैसे राम, राम एक शब्द है, और वाक्य क्या होता है? जैसे राम पढ़ता है, यही एक वाक्य हो गया। तो और शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं सर, और शब्द के मेल से वाक्य, और वाक्य परिपूर्ण होता है तभी। क्योंकि हम जो अभी किसी बच्चे से पूछे, अभी कोई बड़ा बच्चा हो, अभी उससे पूछिए कि भैया शब्द अच्छा वाक्य तरीके से बताइए, नहीं बता पाता है। तो कहता है सर हमारे सर नहीं बताए हमको, बट परिभाषा बताएं, एग्जाम्पल नहीं समझाएं। सर एग्जाम्पल आपको कैसे समझाएं? ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी होता है। अगली चीज़ क्या होती है? छोटी सी आइडियम्स पढ़ना बहुत जरूरी। आइडियम माने होता है मुहावरा। मुहावरा आपके वाक्य में आता है, आप पढ़े भी होंगे कि अंग्रेजी में आता है, जिसका आपको जो है आगे मीन्स लेकर के एक सेंटेंस में उसका प्रयोग करना पड़ता है। ये भी आपके वाक्य में आता है बहुत बेहतरीन तरीके से। और अगली बात क्या होती है? वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। जैसे वन सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब होता है एक वाक्य में लिखो। किसी वाक्य को एक वाक्य में अगर लिखना हो तो हम वन सब्स्टिट्यूट वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप पढ़े होंगे एंटोनियम। एंटोनियम माने होता है विलोम। अब विलोम में आप जानते हैं बहुत सिंपल सी बात होती है। अभी किसी बच्चे से पूछता हूँ ये बताओ आफ्टर का एंटोनियम क्या होता है? बच्चा खड़े कहता है सर आफ्टर का होता है बिफोर। अभी हम किसी बच्चे से कहते हैं सर बताओ गो का क्या होता है? तो कम। तो ऐसे ही है सर। अभी लर्न का मैंने पूछा, लर्न मीन्स क्या होता है? बोलते हैं बच्चे ऐसा सीखना। तो लर्न का एंटोनियम क्या होता है सर? बोलते हैं सर फॉरगेट। फॉरगेट माने क्या होता है? अरे भैया फॉरगेट माने होता है भूलना। तो विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम की परिभाषा हमने पढ़ा था, जो किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ होता है, जैसे उल्टा, तो उसका मतलब क्या होता है? एंटोनियम मतलब विलोम। पर्यायवाची भी आता है, सिनोनियम्स भी आता है। हिंदी में आप तमाम पर्यायवाची याद कर लेते हैं, अंग्रेजी में भी आता है, सेम वैसे ही रहता है। पर्यायवाची का मतलब होता है जो किसी शब्द के समान अर्थ रखे। ये जान लीजिए आप, वही उसी का एक दो पर्याय हम बताएंगे भी, बोर्ड पे सब कुछ आपको देंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अगली बात क्या होती है सर? फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट स्पेलिंग आता है। कभी कभी देखे होंगे कुछ स्पेलिंग लिखे रहते हैं, बीच में डॉट डॉट बना रहता है। बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा देखो वर्ड मीनिंग याद किए रहो, तभी आप स्पेलिंग अच्छे से भर पाओगे। तो उसमें स्पेलिंग पढ़ने के लिए आता है। अगली आती है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट सेंटेंस पूरा करने के लिए आता है, जिसमें आप देखे होंगे आप सेंटेंस कोई दिया रहता है, बीच डॉट डॉट, फिर आगे सेंटेंस दिया रहता है, फिर कोष्टक में कुछ सेंटेंस आपको कुछ वर्ड दिए रहते हैं, जिस वर्ड को उठा करके उसमें रखना पड़ता है। बस हमें ये जानना है कि हम किस वर्ड को इसमें रखें जिससे वर्ड का जो है मीन्स जो है एग्जैक्ट निकले, सही निकले, गलत ना निकले, तभी बच्चे समझ पाएंगे। इसलिए हमको अंग्रेजी में एक चीज़ पढ़ाया जाता था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मॉडल। वो चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बताया जाता है। क्योंकि दोनों चीज़ें हम जानेंगे तभी इसके विषय में जान पाएंगे, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी कुछ समझ आते हैं।
तो ये तो हमारे आगे। इसके बाद क्या होता है, मैचिंग कॉलम ए कॉलम बी मिलाने के लिए आता है। बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, कहते हैं सर क्या ध्यान दें, कैसे क्या करें। अरे भैया मैचिंग कॉलम ए बी पे आप ध्यान दिया करिए, परीक्षा किताबों में से आप चेक करिए, उसको सॉल्व करवाइए टीचर से, आप भी सॉल्व करिए घर बैठ करके। आप विद्या भूषण बैंक ले लो, आंसर पेपर ले लो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब तक तुम्हारा हर चीज़ खुद से तैयार नहीं होगा तो तुम्हारे विद्या भूषण और आंसर पेपर सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं करेगा। आपको पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, जो आपको बताए और आप खुद बैठ के उससे देखो। अगर तुमको एक चीज़ ध्यान दो, किसी बच्चे को भी एक चीज़ कहा जाए, देखो तुमको आज मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ग्रामर के 4 चीज़ें बता रहा हूँ, तो कोई बच्चा घर पे आकर के ये नहीं करता कि अब आज हम 4 चीज़ें पढ़ के आए, जिससे हम कम से कम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन से हम 20 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। जिस बच्चे के अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि हम 4 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन बना ले जाएंगे, तो 100% उसकी जो है तमाम दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। और तुम्हें तो ये भी पता होना चाहिए, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो कभी भी सफल नहीं होता। तुम जो चीज़ का जवाब दो, तुम्हें उस पर कॉन्फिडेंस हो कि मेरा ये चीज़ सही है, सही है, सही है। और जब तक तुम इस चीज़ पर विश्वास नहीं करोगे, तुम लाइफ में किसी भी जगह कोई भी कार्य करो, तुम्हें जो है असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि तुम्हें खुद तुम्हारे द्वारा बताए गए सवालों पर, या तुमसे कोई पूछ रहा है, तुम जिस चीज़ से बता रहे हो। अभी हमसे कितने लोग कहते हैं सर ग्रामर का हिस्ट्री पढ़ाए हो या किताब से पढ़ाए हो, तो मैं तो कहता हूँ भैया मैंने जो पढ़ाया मुझे कॉन्फिडेंस है, 100% का 102% कॉन्फिडेंस है। मुझसे अगर कोई पूछ लेगा तो मैं चलते रास्ते बता दूंगा भैया इसका मतलब ये होता है। तो चूँकि मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है, और मैं ही यही कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर लाना चाहता हूँ। बच्चे जो पढ़ते हैं, चाहे वो कमज़ोर बच्चे हों चाहे अच्छे बच्चे हों, सबको ही बताना है बेटा देखो तुम भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस हासिल करो। अगर पढ़ने के लिए आए हो, और अगर ये सोचो केवल मुझे डिग्री चाहिए तो कोई बात नहीं, जैसे आपको वैसे रहो। अगर लाइफ में कुछ करना है तो करो। आगे थोड़ी सी बात बढ़ाते हैं, सुफिक्स और प्रीफिक्स की बात करते हैं। हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ये भी आपसे पूछता है, आप उपसर्ग प्रत्यय जानते हैं? उपसर्ग प्रत्यय मतलब होता है किसी भी वर्ड के पहले कोई नया वर्ड जुड़ जाए, और जानते हैं उस वर्ड के जुड़ने से अगर उस शब्द में क्या होता है परिवर्तन कर दे, तो वही क्या होता है उपसर्ग। लेकिन इसका मेन भूमिका क्या होती है, अगर उपसर्ग से जुड़ा हुआ कोई वर्ड अगर किसी सेंटेंस के बीच में रखा गया हो, आप जानते हैं वर्ड के तो अर्थों में परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन जो सेंटेंस दिया रहता है ना, पूरे सेंटेंस में सर परिवर्तन होता है सर, ये जान लीजिए अच्छे से। पूरा सेंटेंस बदल जाता है, उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ट्रू फास्ट तो आपसे पूछेगा ही, और उसके बाद बेसिकली आप जान लो एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, अच्छे से जानना ज़रूरी है। एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे लिखना होता है। कभी आपको हॉलीडे पूछ लिया, कभी आपको इल्स में पूछ लिया, कभी आपको लाइब्रेरी से पुस्तक लेना है, कभी आपको जो पोस्ट ऑफिस से टिकट लेना है, कभी आपको किसी मतलब कुछ लेना है, उसके लिए विदेश में कहीं आपसे किसी से कुछ मांगना है, मंगवाना है, तो उससे समझ अंग्रेजी पूछ सकता है। तो एप्लीकेशन के लिए आप 3 मिनट घटाइए। एप्लीकेशन का जो प्रोवाइडर होता है, जो कंडीशन होता है, मैं उसको लिख के बताऊँगा। एप्लीकेशन तो पहली बात सारे बच्चे लिखते हैं मगर सही से नहीं लिख पाते हैं। एप्लीकेशन जब भी आप लिखिए तो हर चीज़ को एकदम क्रम से लिखिए। अगर ऊपर से आप जैसे टू द प्रिंसिपल लिख रहे हैं, या उसके नीचे आप अपने कॉलेज का नाम लिख रहे हैं, तो कुछ ऐसे सिस्टम बने, ऐसे लिखो ताकि अगला भी व्यक्ति देखे और जांचा काटा भी चेक करे कि हाँ आपने रियल में बहुत अच्छा लिखा है। नहीं तो पता लगा कुछ बच्चे टू उधर कर देते हैं, प्रिंसिपल उधर कर देते हैं, सारे सिस्टम उधर कर देते हैं, पूछो हंसने लगते, कहते अरे सर मैंने तो बहुत अच्छा सर लिखा है। अरे बेटा ठीक है, मैं ये कड़ी जानता हूँ, आप सही से गलत तो बन नहीं सकते हो, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को अगर अच्छा बनना है ना, तो आप चलिए आप रंग से ही राइट कर सकते हो। कोई व्यक्ति जो है अपने अंदर से कोई चीज़ सीख नहीं लाता, वो गलत करते 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 एक दिन सत्य की तरफ पहुँचता है सर, तभी सही कर पाता है। और जब आपको ये नहीं पता होगा ना सर, तो आप कभी नहीं, आप ये सोचते हैं हमसे गलती हो गया तो अब हम आगे पढ़ना छोड़ दें। कोई टीचर एक बार डांट दिया तो आप सोचते हैं अरे सर ने मुझे डांट दी, अब नहीं पढ़ेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप पढ़िए, आप जानने का प्रयास करिए। तो आप जब जानने का प्रयास करेंगे, जब लगातार उस पर अपना फोकस बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे फोकस बढ़ते बढ़ते ज्ञान की जो चीज़ें होती है वो आपके अंदर खुद से आना शुरू हो जाएंगी, और हर चीज़ समझ आ जाएगी। बात होती है एससी की। एससी में आपको 2 चीज़ जानना होता है। इंट्रोडक्शन, पहला हेडिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन में अपने पूरे जैसे कभी कभी कोई बच्चा अपने यहाँ एसए लिखता है, तो ये बात जानना ज़रूरी होता है क्या कि हमें एसए कैसे करना है। एसए की विशेषता क्या होती है जानते हैं? जब भी आप एसए करिए तो ये जानते रहिए कि पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है। तो इंट्रोडक्शन वाले हेडिंग में जितना भी आप हेडिंग आप उस विषय में जानते हैं, उसके विषय में जैसे साइंस एजुकेशन पूछा, द पोस्टमैन पूछ लिया, ठीक है। तो
आप या पॉपुलेशन पूछ लिया या पॉल्यूशन भी पूछ लिया, किसी चीज़ पे पूछ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसके विषय में कितना हेडिंग आता मालूम है, कितना हेडिंग मुझे पता है। और जितना हेडिंग आपको पता है, इंट्रोडक्शन उसको आप दिखा दीजिए और उन्हीं हेडिंग को आप लिख दीजिए। और लास्ट में आप एप्लीकेशन एसए का सबसे अंतिम हेडिंग क्या होता है, कंक्लूजन मतलब होता है उपसंहार। तो इस तरह से हमारे पेपर संबंधित कुछ बेसिकली मैंने आपको आज बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हम आपको धीरे धीरे कल से हम एक एक वीडियो आपको देते रहेंगे। आप लोग बोर्ड संबंधी जितने बच्चे हैं या जो भी और बच्चे हैं जो पेपर संबंधित तैयार हैं सर, आप अच्छे से मेंटेन तैयार रहिएगा। अपने उत्साह को कम मत करिएगा सर। अगर आप वीर व्यक्ति हैं, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, तो अपने उत्साह को आप एकदम बेटर एकदम मेंटेन रखिएगा सर। उसके बाद एसपी सर आपके सपोर्ट में रहेंगे। जहाँ से भी कहीं कोई दिक्कत आएगी, एसपी सर आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे। हर बच्चों को हम उत्साहित करते रहेंगे कि कभी आप हार मत मानिएगा, आप चलते रहो, पीछे हम खड़े हैं। आप अंग्रेजी बहुत अच्छे सीखोगे और बहुत आगे जाओगे। इसी के साथ मैं अपने क्लास को रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।